नमस्कार, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही सिंपल टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, अर्थात इकोसिस्टम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक वैसे तो बहुत सिंपल है, मगर अगर इसको पढ़ा जाए तो इसको धीरे धीरे करके स्टेप में जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक भी हो सकता है। और हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में या छोटे लेवल के एग्जाम में या बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र हम इकोसिस्टम से लेते हैं। पारिस्थितिकी हम किसको लेंगे? पर्यावरण से, अर्थात जो पर्यावरण के जो संबंध बनाते हैं, पर्यावरण जिन जिन के साथ, अर्थात जो हमारे समुदाय में या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों के साथ, वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इन सब के साथ जो संबंध बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब तंत्र की बात बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ पारिस्थितिकी को लेते हैं, पारिस्थितिकी वर्ड को समझते हैं। ये पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी से लेते हैं हम पर्यावरण का, जीवों के मतलब जीवन, जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वो दुनिया की सभी चीजें या सभी वस्तुएं जिनका पर्यावरण के साथ संबंध है उसे हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द की बात करें, ये पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले दिया किसने होगा? सोचो, दिया किसने होगा? एक वैज्ञानिक आता है, उसमें नाम आता है रिटर का। जो पारिस्थितिकी शब्द दिया था, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था रिटर, अर्थात रिटर नाम के वैज्ञानिक ने। रिटर के वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1868 में। अब ये बात होती है, ये तो बात हुई हमारी पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग की। सबसे पहले प्रयोग शब्द का किसने किया था? पर प्रयोग से काम थोड़ी ना चलता है। अब इस बात करते हैं, इस शब्द को सबसे पहले परिभाषित अर्थात समझाया किसने था? इसके बारे में अध्ययन किया था। किसने किया था? उसमें नाम आता है अर्नेस्ट हेकल। अब देखो, ये वैज्ञानिकों के नाम है ना, ये तो अपन को याद करने ही पड़ेंगे, ये रटने ही पड़ेंगे, इसमें समझने जैसा कोई चीज है ही नहीं। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, इंडिया के बाहर के वैज्ञानिक है, तो बाहर के वैज्ञानिक नाम तो ऐसे रहेंगे, रिटर, अर्नेस्ट हेकल। अपनी तरह थोड़ी सोनू, मोनू या ऐसे नाम रहेंगे, ऐसे नाम नहीं होते इनके, तो ऐसे ही नाम होते हैं। तो ये बात हुई अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने क्या किया था? इसका अध्ययन किया था, इसकी परिभाषा दी थी और इसका विस्तार से या विस्तृत अध्ययन किया था। इसने परिभाषा क्या दी थी? इन्होंने जो हेकल ने परिभाषा दी थी वो दी थी, इसको हम यहां देख लेते हैं। परिभाषा दी थी, इसकी दी थी जो जैविक और अजैविक वातावरण है, वो अजैविक व जैविक घटक द्वारा या जैविक पदार्थों द्वारा, अजैविक या जैविक घटकों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले या पर्यावरण से संबंध रखने वाले, पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैविक घटकों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। यह परिभाषा दी थी अर्नेस्ट हेकल नाम के वैज्ञानिक ने। अब बात कर ली हमने पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। अब पारिस्थितिकी में अध्ययन किस किस का किया था? इसकी शाखाओं की बात करें, इसको 3-4 शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्वपारिस्थितिकी, इसकी शाखाओं की, इसकी शाखाओं। अब शाखाओं में कौन कौन सी आएगी इसकी शाखाएं? तो पहली शाखा आती है इसकी स्वपारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी। अब स्वपारिस्थितिकी किसे कहेंगे? जो एक ही जाति के या एक ही समुदाय के जीवों का अध्ययन करते हैं, वो भी किस पर? पर्यावरण के प्रभाव पर। मतलब जैसे वो एक जीव है, एक जाति है, एक जाति क्या करेगी? पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, उसको नुकसान पहुंचाती है या फायदा करती है, किस प्रकार से संबंधित है, उनके संबंधों का अध्ययन एक जाति के। जब हम एक जाति की बात करते हैं तब उसमें आएगा स्वपारिस्थितिकी। तो एक जाति के जीवों द्वारा पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन, पर्यावरण
के प्रभाव का अध्ययन, प्रभाव का अध्ययन, उसको हम क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। अब अगली शाखा आती है, वो आती है सम पारिस्थितिकी। सम पारिस्थितिकी, इसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है? ये तो हुई एक जाति की बात। अब ये क्या होती है? ये विभिन्न जाति की, अर्थात विभिन्न जाति के जो समुदाय होते हैं, अलग अलग जाति, दो जाति ले ली, दो या दो से अधिक भी ले ली, विभिन्न जाति के समूह, उनका एक साथ अध्ययन करना कि वो एक साथ मिलकर पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उनका अध्ययन करने को हम, वो जो शाखा के अंतर्गत आएगी वो आएगी सम पारिस्थितिकी। इसमें आएगी विभिन्न जाति या विभिन्न समुदाय का एक साथ अध्ययन, विभिन्न समुदाय का पर्यावरण पर अध्ययन, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। ये परिभाषा थोड़ी ठीक रहेगी, ऐसे लिखना, संबंधों का अध्ययन। इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट जैसी कोई चीज नहीं, बस ये टॉपिक क्या है, थोड़े शब्द कठिन है, इसको परिभाषा एक ही जैसी है, इसका एक मीन को समझ लो अपन, मतलब आधार को समझ ले, फिर क्या होता है इसमें बिल्डिंग बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, वो मजबूत होती है। तो हम सबसे पहले इसके आधार को कंप्लीट कर रहे हैं, हम किसको? पारिस्थितिकी शब्द को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी नींव मजबूत हो जाएगी। अब तीसरी शाखा आती है, वो है प्राणी पारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी। अब प्राणी पारिस्थितिकी में क्या होगा? इसमें था कि समुदाय की बात होती है, इसमें से कोई से भी समुदाय हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? प्राणी पारिस्थितिकी जो होगा वो शाखा होगी, इसमें स्पेशली प्राणी की बात की जाएगी, अर्थात मनुष्य की बात की जाएगी। मनुष्य का जो पर्यावरण के साथ संबंध है, उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? प्राणी पारिस्थितिकी कहते हैं। मनुष्य का या मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन, इसे हम क्या कहेंगे? प्राणी पारिस्थितिकी या मानव पारिस्थितिकी दोनों कह सकते हैं। इसी प्रकार क्या होगा? प्राणी पारिस्थितिकी होगा, जब मनुष्य की बात होगी तो पेड़ पौधों की भी बात होगी, तो क्या होगा? ये एक अगली शाखा हो जाएगी हमारी पादप पारिस्थितिकी, पादप पारिस्थितिकी। पादप पारिस्थितिकी में क्या होगा? जो पादप के समूह होंगे या पादप की जाति होगी, एक पादप की जाति या विभिन्न पादपों का क्या होगा? पर्यावरण के साथ, अर्थात पर्यावरण में ऐसा थोड़ी पेड़ पौधे आएंगे, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें पर्यावरण मैंने बताया था जैविक या अजैविक घटक, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों चीजें आएगी। इनके साथ पादप के जो संबंध का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम रखते हैं पादप पारिस्थितिकी के अंदर। तो ये होगा पादप का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। ये हो गया पादप पारिस्थितिकी। अब बात करते हैं एक विकिरण पारिस्थितिकी। विकिरण में क्या आएगा? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, विकिरण अर्थात हम किरण, किसी प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं, तो विकिरण पारिस्थितिकी इसमें आएगा। विकिरण पारिस्थितिकी में जो विकिरण होती है, प्रकाश की किरणें होती है, उनका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हानिकारक पड़ता है या लाभदायक पड़ता है? तो इसकी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे, तो ये आएगा विकिरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत। और इसके बाद आती है संबंध पारिस्थितिकी या संरक्षण पारिस्थितिकी, संरक्षण पारिस्थितिकी। अब संरक्षण को हम किसे बोलते हैं? सेफ्टी से बोलते हैं। किसी का संरक्षण करना अर्थात किसी का बचाव करना, मतलब किसी की सुरक्षा करना। संरक्षण से हम किसको लेते हैं? सुरक्षा से लेते हैं। अब इसमें सुरक्षा से क्या मतलब है? जैसे कोई जीव है, उसकी सुरक्षा कोई दूसरे जीव द्वारा हो रही है, तो इस सुरक्षा का अर्थात संरक्षण का हम अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के साथ किस प्रकार कौन सा जीव किसकी रक्षा करता है और या कौन सा घटक किसकी रक्षा करता है। जैसे हम बात करें पहाड़ों की, अब पहाड़ क्या करते हैं? पहाड़ किससे रक्षा करते हैं? पहाड़ क्या करते हैं? छोटे छोटे जो जीव होते हैं, पहाड़ के छोटे छोटे जीव होते हैं, पहाड़ों के नीचे या पत्थरों के नीचे चले जाते हैं। उससे क्या होता है? उनको पानी वर्षा का आभास नहीं होता है। तो ये हुई पहाड़ों की बात। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों के नीचे आप मनुष्य को ही ले लो, कभी भी
ज्यादा बारिश या थोड़ी कम बारिश ले लो, कम बारिश होगी तो हमें अगर रोड पर चल रहे हैं और बारिश आ गई अचानक से तो हम कहाँ छुपेंगे? अगर हमें पेड़ दिखेगा तो हम पेड़ के नीचे छुप जाएंगे। तो क्या हुआ उससे? पेड़ से हमारा संरक्षण, हमारी सुरक्षा होगी। किससे? बारिश से। हम भीगने से हम बच गए। तो किसने करी हमारी सुरक्षा? पेड़ पौधों ने करी। इसी प्रकार पूरे संसार में या पूरी दुनिया में एक दूसरे से जीव जुड़े हुए हैं। वो किसके माध्यम से? संरक्षण के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इसका अध्ययन करने की जो शाखा होती है वो उसको क्या बोलते हैं? संरक्षण पारिस्थितिकी कहते हैं। अब बात करते हैं आवास पारिस्थितिकी। आवास पारिस्थितिकी। अब आवास की बात करते हैं। आवास से हमारा अर्थ क्या है? यहाँ पे रहने के स्थान से। आवास के हमारा अर्थ रहने के स्थान से। रहने के स्थान जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम तो एक मकान में या घर में रहते हैं। और चिड़िया और बाकी सब ये घोंसले, पक्षी कहाँ रहते हैं? ये घोंसले में रहते हैं। शेर कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। और चूहे, सांप वगैरह ये सब कहाँ रहते हैं? बिल में। सबका अलग अलग आवास है। तो ये अलग अलग आवास का अध्ययन करना ही पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए इसका अध्ययन करेंगे। ये कौन सा में आएगी? ये आवास पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती है। इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे मुझे लगता है जहां तक, फिर भी आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मीन हो सकता है। शब्द से इसका मीन समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम, ये तो हुई हमारी पारिस्थितिकी शब्द या शाखाओं की बात हो गई और हमने पारिस्थितिकी शब्द की बात कर ली। अब बात करते हैं जो पारिस्थितिकी जैविक और अजैविक घटक है उसमें कौन कौन आएंगे? जैविक घटक या घटक की बात ना करके हम जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं वो घटक की बात करते हैं। अब बात करते हैं ये पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहां देख लेते हैं इधर, इसको पर्यावरण को, किसको? पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। कारक में अब दो कारक आते हैं। कौन कौन से? एक तो आ जाएंगे जैविक और एक आ जाएंगे अजैविक। एक तो आ जाएंगे जैविक और एक आ जाएंगे अजैविक कारक। इसे बोलते हैं बायोटिक और इसे बोलते हैं एबायोटिक। अब इसमें बात कर जैविक से हम किसका लेते हैं? जैविक अर्थात जिनमें जीवित रहने की क्षमता, अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता है। जिसमें अब जीवन किनमें पाया जाएगा ये तो आपको पता चल गया कि जीवन जिनमें क्या पाई जाती है? जिनमें जीवन अर्थात प्राणी, अर्थात जीवन जिनमें जीने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात सजीव, जिससे हम सजीव को लेते हैं, जिसमें श्वसन, पादप, पोषण ये सब पाए जाते हैं, सजीव के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सजीव के अंतर्गत आएंगे। अब सजीव का क्या? अगर आपने कभी सजीव के बारे में नहीं जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और बायोलॉजी फाउंडेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट में आपको सजीव निर्जीव से संबंधित क्लास मिल जाएगी। उस क्लास को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस है। उसमें अच्छे से आपको समझाया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस क्लास को छोड़ के सजीव और निर्जीव को समझाने बैठेंगे, तो उससे क्या होगा? उसकी अलग से क्लास बनाई हुई है, मैंने अलग से क्लास डाली हुई है, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बस ये समझ लो कि जैविक के अंतर्गत तो आएंगे सजीव और अजैविक के अंतर्गत आएंगे निर्जीव। तो यहां पर आ जाते हैं सजीव और यहां पर आ जाते हैं निर्जीव प्राणी या निर्जीव की बात करें जिनमें जीवन नहीं होता। लिविंग, यहां पे तो लिविंग इसको बोलते हैं लिविंग और इसको नॉन लिविंग ये आ जाएंगे। अब सजीव जिनमें जीव पाया जाता है। अब जीवन किस प्रकार से होता है? इनके घटक कारक की बात करें, ये प्रभावित कैसे करती है, पर्यावरण से संबंध कैसे बनाते हैं, इनके संबंधों की बात करें तो इनके संबंध की बात करें अगर हम सजीवों की, तो ये निम्न प्रकार से एक दूसरे संबंध बनाते हुए इनके कुछ शब्दों की बात कर ले स्पेशल, जो क्या होता है पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सहजीविता की। इनके कुछ शब्द है स्पेशल सहजीवन की। सहजीवन क्या होता है? जो सहजीवन होता है उसमें दो जीव क्या करते हैं? साथ साथ जीवन यापन करते हैं। जैसे अब दो जीव साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? उन दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है। जैसे हम बात करें कवक और शैवाल की, एक उदाहरण लेते हैं, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। कवक और शैवाल को हम कॉमन मतलब संयुक्त रूप से या फिर उन्हें अगर मिला दे आपस में तो उनको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन क्या होता है? ये
जैसे कवक होता है, कवक क्या करता है, कवक तो एक कवक फफूंद से ले लेते हैं, तो फफूंद या कवक जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें अपने भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, वो अपने आप से भोजन नहीं बना सकती। तो भोजन नहीं बना सकती कवक की बात करें, पहले इसमें उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे, कवक व शैवाल। अब ये कवक क्या करता है, यह भोजन नहीं बना सकता, तो भोजन बनाने के लिए इसको किसी और की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, ये शैवाल से, जो शैवाल होता है इसमें क्या होता है, शैवाल एक प्रकार का पादप है। अब पादप क्या होता है, पादप में आपको पता हो तो क्या होती है क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ये स्वयं भोजन बना लेते हैं। तो ये शैवाल तो स्वयं भोजन बनाकर इसको दे देता है। और कवक क्या करता है, कवक इसके लिए क्या प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है, मतलब रहने का स्थान प्रदान करता है। जैसे शैवाल के पास, अब ये है क्या है, शैवाल एक पादप है, पादप के पास क्या होता है, रहने का स्थान नहीं है, ये खुद से आवास नहीं बना सकता, तो ये इससे आवास प्राप्त करता है। और कवक शैवाल से क्या प्राप्त करता है, भोजन की प्राप्ति करता है। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में कनेक्शन बिठा लिया कि ये तू मुझे ये दे देना और मैं आपको ये दे दूंगा, तो ये हो गया इनके पास, आपस में संबंध बना लिया। तो इस संबंध को, जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों का प्लस पॉइंट, दोनों को फायदा होता है, इसे कहते हैं हम सहजीवन। दोनों को फायदा होता है, इसमें प्लस प्लस लिख लेते हैं, इसमें प्लस और इसमें भी प्लस, दोनों को फायदा या लाभ, प्रॉफिट हो रहा है। अब बात करते हैं हम परजीविता की, परजीविता की बात करें, परजीविता में क्या होता है, एक जीवन दूसरे जीव पर जीवन व्यापन करता है। मतलब क्या होता है, एक जीव है, एक छोटा प्राणी है या बड़ा भी हो सकता है, उसके पास क्या होता है, रहने का स्थान नहीं है, घर नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है, दूसरे जीव के ऊपर ही क्या करता है, आवास, मतलब उसके ऊपर ही पूरा जीवन व्यापन करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव के द्वारा, मतलब जो जीव आवास ग्रहण कर रहा है, जिसके पास आवास नहीं है, वो दूसरे जीव पर निर्वासित है, वो जीव तो क्या करेगा, उस पर आवास करेगा, उसको तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, फायदा कैसे, उसको रहने का स्थान मिल रहा है, और जो दूसरा जीव है जिस पर वो रह रहा है उसको क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपको एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, किसकी बात करते हैं हम, एक जू, आप जानते हो, उसको भी देखा हो, हमारे क्या होता है, सिर में जू देखी हो आपने, जू हो जाती है ना जू, वो क्या करता है, एक परजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको आप जनरली में देख सकते हैं, किसी के सिर में अगर जू है तो वो सिर क्या, वो परजीविता उदाहरण है। वो जो जू है उसके पास रहने का स्थान नहीं है, उसने क्या किया, उसने अपने सिर को, मतलब किसी मनुष्य के सिर को क्या कर लिया, उसका रहने का स्थान बना लिया। अब इससे क्या हो रहा है, इससे जू को तो लाभ हो रहा है, और जो मनुष्य है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उससे क्या होता है, उससे खुजली चलती है और इन्फेक्शन होता है, बाकी सब नुकसान हो सकते हैं। उससे क्या हुआ, एक को फायदा और एक को नुकसान हुआ। और इसमें हम अगर उदाहरण ले तो हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, पेट के कीड़ों की बात करें। अगर पेट में हमारे, जैसे कीड़े की बात करें, कीड़ा लग जाता है, वो कीड़ा करता है हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे एंटमीबा स्टोलिटिका की बात करें, हमने सुना हो बायोलॉजी में, आपने कभी कभी रोग के बारे में सुना हो स्टोलिटिका, उसमें क्या होता है, एंटमीबा स्टोलिटिका है, वो क्या करती है, हमारे जो आंत है उसमें क्या करती है, वो इन्फेक्शन कर देती है, और वो इन्फेक्शन करके क्या करती है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। उस कीड़े को तो फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, उसको तो रहने का स्थान मिल गया, भोजन मिल गया, बहुत सारी चीजें मिल गई, पर उससे क्या हुआ, व्यक्ति को नुकसान हुआ। तो इसमें परजीविता में आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। यह पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें मनुष्य और जू का उदाहरण ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सहजीविता की। सहजीविता, ये दोनों वर्ड अलग अलग है, ये सहजीवन और सहजीविता अलग अलग है। इन शब्दों को क्या करते हैं, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको तो बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म, और इसको बोलते हैं कॉमन सिलिस बोलते हैं। ये इनके इंग्लिश नाम। अब जैसे देखो, सहजीवन और सहजीविता के अंग्रेजी में नाम अलग है, तो इनका काम भी अलग अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दो प्राणी होते हैं वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या हो रहा था, सहजीवन में तो एक को लाभ हो रहा था और दूसरे को, दोनों को लाभ हो रहा था, दोनों जीवों को। और सहजीविता वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें एक जीव को, इसमें क्या होता है, एक जीव को तो लाभ होता है
और दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न हानि होती है, तो इसमें नील लिख देते हैं, ये नील, इसमें अर्थात कुछ भी नहीं होता है। तो सजीवन वाले पार्ट में जैसे जैसे हम बात करें किसी बेल की बात करें या किसी लता क्या होती है, एक बेल के ऊपर चढ़ती है ना दूसरी के ऊपर, एक पादप है, एक तना है, एक तने की बात करें हम, एक तना सीधा खड़ा है, एक पूरा पादप है। अगर हमने उस पर कोई बेल उसके ऊपर मोड़ दी तो क्या होगी, चढ़ती जाएगी, धीरे धीरे चढ़ती जाएगी, परंतु क्या होगा, जो वो बेल होगी वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, जीविता के अंतर्गत आता है, जिसमें हम किसको लेते हैं, अधिपादप, उसे क्या बोलेंगे हम, अधिपादप, अर्थात दूसरे पादप पर जीवन यापन करने वाला, इसमें ये दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब बात करते हैं मृतोपजीवी। एक होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीविता या मृतोपजीविता। इसमें क्या होता है, इसमें जो पादप या इसमें कोई एक प्राणी होता है वो क्या करता है, एक प्राणी या एक जीव की बात करें, एक जीव किससे प्राप्त करता है अपना भोजन, सड़े गले पदार्थों से। इसमें लिख रहा है ना मृतोपजीवी, मृतोपजीवी से हम किससे लेंगे, सड़े गले पदार्थों से वो अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, इसमें सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। इसके उदाहरण के रूप में कौन आएगा, सूक्ष्म जीव, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है, सड़े गले पदार्थों से। इसमें क्या आएगा, सूक्ष्म जीव का उदाहरण ले लेते हैं। सूक्ष्म एग्जाम्पल के रूप में आ जाएंगे सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। जैसे होता है ना, कभी कोई जीव सड़ जाता है या किसी की बॉडी सड़ गई तो मान लो उसमें क्या होगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो कीड़े या सूक्ष्म जीव किसके अंतर्गत आते हैं, वो ये कीड़े सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सबसे छोटे जीव जिसको हम लास्ट अभी हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ने वाले, उसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं या सूक्ष्म जीव किसके अंतर्गत आते हैं। अब ये तो हुई हमारी जो प्रभावित करने वाले कारक थे, किसको, पारिस्थितिकी को, अर्थात पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, इसको शामिल में पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ये कैसे पढ़ाएंगे या फिर कैसे समझेंगे, इस चीज को हम कैसे समझेंगे। ये तो हमने पढ़ा इसकी शाखा के बारे में और सबके बारे में। तो आइए देखते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, हमने पारिस्थितिकी में पढ़ा था कि पारिस्थितिकी क्या होता है, एक समुदाय का अध्ययन। अब आप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जिसमें जितने भी समुदाय पाए जा रहे हैं, हम एक समुदाय की बात नहीं, दुनिया में या संसार में जितनी पृथ्वी पर, वर्ल्ड की बात करें, हम पृथ्वी पर जितने भी समुदाय पाए जाते हैं उन सबका एक साथ अध्ययन करना कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंध बना रहे हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, सबकी बात कर लेते हैं हम, ये सब किसके एक दूसरे से किस प्रकार संबंध बनाते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें आएगा विभिन्न समुदाय का एक दूसरे से संबंध का अध्ययन, विभिन्न समुदाय का एक दूसरे से संबंध का अध्ययन, एक दूसरे से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र, संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा की बात या इसकी डेफिनेशन, जिसको हमने परिभाषित कर दिया कि इसे पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया किसने सबसे पहले, इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है जो पेपर में पूछा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द दिया था पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा शब्द की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, टोंसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, टोंसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसका क्या कब दिया था, 1935 में दिया था। ये कब दिया था, 1935 में शब्द दिया था। इसके बारे में दुनिया को बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा भी दी थी। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हम ले लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी बात करते हैं, संबंध की, एक दूसरे के समुदाय की बात करते हैं। अब समुदाय में कौन कौन आ जाएंगे, एक तो कृत्रिम आ जाएगा और एक प्राकृतिक समुदाय। जैसे इसे दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार कौन से, एक तो हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और एक हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक में कैसे, जैसे प्राकृतिक में तो आ जाएंगे जो किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। वो जो समुदाय होगा या वो बहुत सारे समुदाय मिलकर होंगे, वो किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। जैसे कि वन, हम फॉरेस्ट को ले लेते हैं, वन को ले लेते हैं, वन किसके द्वारा, प्रकृति से निर्मित है, वन प्रकृति से निर्मित है। और तालाब प्रकृति से निर्मित है, मरुस्थल भी प्रकृति से निर्मित है। ये सब किस में आएंगे, प्राकृतिक में आ जाएंगे। और कृत्रिम की बात करते हैं हम, कृत्रिम में कौन से आ जाएंगे, जैसे बाग बगीचे, ये किसके द्वारा निर्मित है, मनुष्य के द्वारा है, मानव के द्वारा निर्मित है, तो ये कृत्रिम में आ जाएंगे। बाग बगीचे और फसल की बात कर ले, फसल आ जाएगी इसमें, फसल भी किसके द्वारा निर्मित है, ये मानव द्वारा। और पार्क भी आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे वन, मरुस्थल और तालाब, ये तो आ गए प्राकृतिक में या नेचुरल में। और इसमें आ जाएंगे बगीचे आ जाएंगे और पार्क आ जाएंगे। और एक क्या बताया था, बगीचे, पार्क और एक आप समझ जाइए, जो भी मनुष्य द्वारा निर्मित होंगे, बगीचे, पार्क या जो भी मनुष्य द्वारा निर्मित होंगे, सब किसमें आ जाएंगे, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएंगे। ये हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको कौन कौन प्रभावित कर लेते हैं, इसकी हम बात करेंगे। इसमें दो घटक की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये इसका मेन टॉपिक, इसका आधार है। मतलब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र का आगे आने वाला जो टॉपिक है, इसकी घटक की बात करते हैं। ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो इसके दो आएंगे, इसके कितने घटक, दो घटक। एक तो एबायोटिक मतलब अजैविक, एबायोटिक और बायोटिक, दो प्रकार के फैक्टर आते हैं। एबायोटिक और बायोटिक दो प्रकार के फैक्टर आते हैं। इसमें अजैविक, इसे बोलते हैं अजैविक घटक, और ये जैविक घटक। अब अजैविक की बात करें तो अजैविक में तो निर्जीव चीजें आएगी। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें जैसे आ जाएगी पर्यावरण को कौन कौन प्रभावित करता है। ये जो पर्यावरण की बात करें, वन, मरुस्थल, तालाब, इनको कौन प्रभावित करता है। इनको सबसे पहले तो एक तो आंधी तूफान, जिसमें आंधी तूफान में किसको हम, वायु, किसको लेंगे हम, वायु आ जाएगी। और तापमान आ जाएगा, यदि ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा तापमान होगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो क्या होगा, अगर कम तापमान होगा तो पेड़ पौधे क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें आ जाएंगे तापमान, और एक आ जाएगी आर्द्रता, और इसमें सभी प्रकार की गैसें भी आ जाएगी। जैसे गैसों के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अगर वायुमंडल में ये सारी गैसें अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो क्या होगा, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। O2, N2, H2 सारी गैसें आ जाएगी। और अजैविक घटकों के अंतर्गत एक वो भी आ जाएगी, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ये भी तो क्या है, अजैविक है, क्योंकि इनमें भी क्या बताए, कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं। जो दुनिया के या सारी चीजें जो खनिज पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आ जाएंगे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक। जो अकार्बनिक की बात करें उसमें तो अकार्बनिक में हमने सारी गैसें लिखी ली। और अगर हम कार्बनिक की बात करते हैं तो कार्बनिक में आती है प्रोटीन आ जाएगी, वसा आ जाएगी और कार्बोहाइड्रेट ये आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई हमारे किसकी, एबायोटिक की बात। ये एबायोटिक की बात हो गई क्योंकि अजैविक घटकों की। अब हम बात करें बायोटिक की, जैविक घटकों की बात करें। जैविक घटकों में कौन कौन आएंगे, जिनमें सजीव अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता है। उन घटकों को हमने 3-4 भागों में बांटा है। सबसे पहले अजैविक घटकों में, इसमें तो आएंगे तो सजीव, पर सजीवों को हमने स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला बना के रखी है। जैसे सबसे पहले आते हैं इसमें सजीवों में, लाइन से देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं इसको। सजीवों में सबसे पहले आते हैं उत्पादक। अब उत्पादक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। ये वो वाला प्रोड्यूसर नहीं है, फिल्म वाला प्रोड्यूसर। ये कौन सा वाला प्रोड्यूसर है, ये है पारिस्थितिकी तंत्र वाला, इकोसिस्टम वाला प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर कहता है ना कि फिल्म का एक्टर के क्या पोजीशन देता है प्रोड्यूसर, आपने सुना हो क्या,
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, वो वाला प्रोड्यूसर नहीं। यहाँ पर उत्पादक, अब उत्पादक में कौन आएगा, इसमें आएंगे पेड़ पौधे आएंगे। क्या आएंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। अब बात करते हैं उत्पादक के बाद कौन आता है। ये जैसे जैविक, इनकी बात कर रहे हैं इन घटकों की लाइन से, ये लाइन से क्यों लिख रही हूँ, इनका एक रीजन है, अभी समझेंगे हम इसको। अब आएंगे उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता। इसको उपभोक्ता वो वाले नहीं है, ग्राहक वाले, जागो ग्राहक जागो, वो वाले उपभोक्ता नहीं, ये उपभोक्ता, ये अभी बताते हैं। उपभोक्ता कौन से, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में इसको भी 3-4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, इसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अब ये तो बात हुई उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के बाद आते हैं अब घटक, अपघटक, डीकंपोजर, डीकंपोजर। अब इनको लाइन से देखते हैं, ये किस प्रकार बनाए गए, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये एक श्रृंखला के रूप में बनाए हुए हैं। अब देखते हैं ये जैविक घटक कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले उत्पादक की बात करते हैं हम। उत्पादक में आते हैं हरे पेड़ पौधे, केवल और केवल इसमें कौन आते हैं, पेड़ पौधे। क्यों, उत्पादक में वो जीव आएंगे जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, मतलब इनको किसी चीज की आवश्यकता या दूसरे से भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये स्वयं भोजन बनाते हैं। अब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इनमें क्रिया पाई जाती है, इसके माध्यम से खुद का भोजन खुद बना लेते हैं और स्वयं भोजन करते हैं। उपभोक्ता की बात करते हैं, ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे अब हम उत्पादक की बात ये उपभोक्ता की बात करते हैं, तो उपभोक्ता में जो प्राथमिक उपभोक्ता रहेंगे, ये प्राथमिक वाले, ये सीधे और सीधे किस पर डिपेंडेंट होते हैं, इन उत्पादक पे अर्थात पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसके अंतर्गत कौन से जीव आएंगे, अब पेड़ पौधे यानी घास खाने वाले जीव की बात करें, सीधी सीधी बात करें, पेड़ पौधे से हम समझ पाएंगे नहीं, पर आप घास खाने वाले पौधों को तो जानते होंगे, उसमें कौन आ जाएगा, गाय, बकरी, खरगोश, गाय आ जाएगी, बकरी, खरगोश, ये सब किस में आ जाएंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। इसके बाद बात करें हम द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा, ये किसको खाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। इन सब जीवों को खाने वाले जो जीव होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। इसमें तो क्या था, जो गाय, बकरी, खरगोश, अब इनको हम क्या बोलते हैं, इन सब जीवों को हम अगर पेड़ पौधे खाते हैं तो इनको बोलेंगे हम शाकाहारी पादप, या इनको लिख देते हैं यहाँ पे शाकाहारी, शाकाहारी। इसके अंतर्गत कौन आएंगे, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत, इनमें जो इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले, तो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे तो क्या कहलाएंगे, मांसाहारी, मांसाहारी, इनको बोलेंगे हम मांसाहारी। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, इनको कौन खा सकता है, लोमड़ी खा सकती है, मेंढक खा सकते हैं, कीड़े मकोड़ों खाती है ना मेंढक, कीड़े मकोड़े तो क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं इनको, मतलब जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं खेत में कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, पेड़ पौधों खाते हैं ना, अब इन कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा, मेंढक खा लेते हैं, या क्या होता है, पक्षी खा लेते हैं, लोमड़ी, मेंढक, पक्षी, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम तृतीयक उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में क्या होगा, जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो मांसाहारी तो हो गए, इनको बोलेंगे शीर्ष मांसाहारी या सर्वाहारी, जो किसको, शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी खाते हैं, इसमें आएंगे सर्वाहारी। जब भी हम सर्वाहारी की बात करते हैं तब सबसे पहला नाम आता है, वो आता है मनुष्य का, सबसे पहला, क्योंकि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी प्राणी है। इसमें आएगा एक तो मनुष्य, एक बाज आ जाएगा, और कौन आएगा, ये पक्षी, मेंढक को या पक्षी को खाने वाले सांप आ जाएंगे,
ये आ गया। इसके बाद बात करते हैं अपघटक अर्थात डिकम्पोजर। अपघटक से मतलब हमारा अपशिष्ट से मतलब लेते हैं। डिकम्पोजर अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में कौन आएंगे? सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। हमारे सारे कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये किसको करते हैं? ये किसको खाते हैं? ये मृत जीव पदार्थों को खाते हैं। जब तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं या किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है, जब वे सड़ जाते हैं, जो ये भोक्ता होते हैं, तो इनको कौन खाते हैं? इनको अपघटक, जो सूक्ष्म जीव आते हैं हमारे कवक, फंजाई, जीवाणु, विषाणु, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये अपघटक या डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आएंगे। ये किसको खाते हैं? सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। ये सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, सड़े गले पदार्थों को पदार्थ। इसमें आएंगे सूक्ष्म जीव और कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सब किसके अंतर्गत? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो प्रक्रिया बनाई हुई है इसको हम एक चार्ट, उसके पिरामिड, इसका एक पिरामिड बनाया जाता है, इसको हम उसके माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसका एक पिरामिड। तो ये वाला, ये पिरामिड मैंने ऐसे क्यों बनाया है इसको अभी समझते हैं अपन। पिरामिड में क्या होता है? ये सबसे नीचे तो आएंगे इसके प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी कौन से? प्राथमिक वाले, पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। एक और लाइन बना लेते हैं। प्राथमिक, ये तो आ जाएगी इसमें प्राथमिक, द्वितीयक आ जाएगा इसमें, यहाँ पर इसमें आ जाएंगे प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आ जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर, और इसमें आ जाएंगे डिकम्पोजर। आ गए। इसमें क्या होगा? जो प्रोड्यूसर के पास होंगी ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से किसको? भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन के द्वारा क्या होती है? इनमें ऊर्जा होती है। इनमें ऊर्जा आ गई। इनमें ऊर्जा कितनी थी? 100, माना कि 100 थी। अब ये अगले उसमें जाएगी, अगले घटक में ऊर्जा जाएगी। ऊर्जा कितने % जाती है? अगले घटक में इसकी 10%, 100 की 10% ऊर्जा जाती है। ये चार्ट के माध्यम से इसीलिए बताया मैंने कि इनमें ऊर्जा का स्तर है, ये ऊर्जा स्तर का चार्ट होता है। ये किसका? उल्टा V आकृति का, उल्टा शंकु आकृति का होता है ये। इसमें इसकी 10% जाएगी, तो 100 का 10% लेते हैं तब आती है 10। और अगर हम 10 का भी 10 लेंगे तो इसका 1%, और इसी प्रकार फिर 1 का भी 10%, और तो पॉइंटों में आ जाएगी, ये पॉइंट में आ जाएगी, फिर इसका भी 10%। तो इसमें ऐसे हुआ कि हर बार जब इनका घटक या स्टेप स्तर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनका ऊर्जा का स्तर घटता जाता है, मतलब प्रत्येक स्तर में इनका ऊर्जा का, जैसे ये वाला स्तर है, इसकी 10% ऊर्जा ही किसमें? अगले वाले में जाएगी। फिर इस जो जितनी ऊर्जा इसमें होगी उसकी 10% अगले वाले स्तर में जाएगी। इस प्रकार इनकी हर 10% में ऊर्जा जाती है। कितनी? केवल 10%। लास्ट में भी 10% ही जाती है। और इन डिकम्पोजर अपघटक का क्या होता है? लास्ट में ये सड़े गले पदार्थ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये वापस क्या होते हैं? सड़ के गल के खुद क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं, वापस पर्यावरण में या वातावरण में चले जाते हैं। तो ऊर्जा वापस वातावरण में चली जाएगी। तो हो गया ना, ये एक प्रकार से चक्र बन गया। ये कहाँ से आए थे? वातावरण से आए थे, तो ये वापस वातावरण में चले गए। इस प्रकार एक चक्र का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम ये चक्र, ये जो चक्र की बात करते हैं इसको हम फूड साइकिल की बात करते हैं। वैसे तो अलग से भी देखेंगे हम इसको, जैसे अलग से देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं। फूड साइकिल की बात करें, खाद्य श्रृंखला की बात करें, खाद्य श्रृंखला, ये भी एक प्रकार का फूड साइकिल ही है। फूड साइकिल, खाद्य श्रृंखला की बात करें। अब खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? जिससे सबसे पहले हमने पढ़ा था पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कौन खाता है? पेड़ पौधों को खरगोश खाता है, माना कि खरगोश खाता है या चूहे खाते हैं। चूहों को कौन खाएगा? चूहों को अगला वाला जो मांसाहारी प्राणी है, ये मेंढक, लोमड़ी, पक्षी खा सकते हैं। इसको लोमड़ी लिख लेते हैं। अब जो लोमड़ी है
ये लोमड़ी है या मछली या जो भी पक्षी ले लेते हैं, मांसाहारी, इस मांसाहारी को कौन खा सकता है? मनुष्य। मनुष्य क्या होता है? लोमड़ी का मांस भी खा सकता है, तो मनुष्य आएगा सर्वाहारी के अंतर्गत, मनुष्य। और ये मनुष्य को कौन वापस मनुष्य ले ले, या फिर हम इसको मनुष्य ले ले, या फिर बाज। लोमड़ी को कौन खाता है? बाज भी खा सकता है। और इसको जो बाज या मनुष्य जब ये मर जाएंगे, मृत शरीर हो जाएगा इनका, तब इनको कौन खाएंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव खा लेते हैं। तो ये हमारी जो श्रृंखला हुई, ये क्या हुई? खाद्य श्रृंखला होती है। इसको हम खाद्य श्रृंखला के रूप में जानते हैं। वातावरण का जो संतुलन है वो बनाए रखती है कौन? खाद्य श्रृंखला। अब ये खाद्य श्रृंखला की, तो ये तो एक श्रृंखला की बात हुई, एक समुदाय जिसको खाते जा रहे हैं और एक प्रकार से एक श्रृंखला या संतुलन बनाए रख रहे हैं। अब ये जो श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला, जैसे एक श्रृंखला है, अब बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, उसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। तो हम देखते हैं खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल, फूड वेब, फूड वेब। ये जो खाद्य जाल होता है, ये किसके? एक या एक से अधिक श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। जैसे हम देखें, सबसे पहले बात करें यहाँ नीचे, यहाँ से चलें। पौधे हैं, पौधे को कौन कौन खा सकता है? पौधे को एक तो मछली, पौधे को एक तो चूहे खा सकते हैं, चूहे, और खरगोश खा सकते हैं। ये दो क्योंकि एक चीज के दो, ऐसा थोड़ी है कि पेड़ पौधों केवल खरगोश ही खाएंगे या कुछ और ही खाएंगे, सभी खा सकते हैं। पेड़ पौधे खरगोश भी खा सकता है, चूहे भी खा सकते हैं। और इन जो खरगोश की बात करें, इन खरगोश को कौन खा सकता है? लोमड़ी खा सकती है। कौन? लोमड़ी खा सकती है। और लोमड़ी किसको भी खा सकती है? लोमड़ी चूहे को भी खा सकती है। लोमड़ी किसको खा सकती है? चूहे को भी खा सकती है। और जब इन पेड़ पौधों की बात करें, इन पेड़ पौधों को क्या कौन? एक मेंढक, मेंढक भी पेड़ पौधों को खा सकता है। अच्छा, मेंढक और चूहे की बात करते हैं। जब मेंढक और चूहे को कौन खा सकते हैं? इनको उल्लू भी खा सकता है। ये खाद्य जाल ऐसे बनेगा। ये एक दूसरे में उलझा हुआ रहता है, मतलब एक श्रृंखला, बहुत सारी श्रृंखलाएं मिली हुई रहती है। ये मेंढक और चूहे की बात हुई। अब खरगोश और चूहे की बात हो गई। खरगोश और चूहे को और कौन खा सकता है? इसको बाज भी खा सकता है। कौन? बाज भी खा सकता है। अब जो बाज की बात करें, इन बाज को कौन खा सकता है? बाज को सांप भी खा सकता है। ये बाज को कौन? सांप खा सकता है। बाज को सांप भी खा सकता है। ये देखा ना आपने कैसे एक श्रृंखला दूसरे में उलझी हुई है। तो ये एक प्रकार से किसका निर्माण करते हैं? खाद्य जाल का निर्माण। ये बहुत बड़ा होता है, अगर हम देखने जाएं तो बहुत बड़ा, क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी जीव हुआ वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे हम खुद की बात कर ले, अगर हम अकेले हो जाए, जैसे प्रकृति में कुछ ना मिले, पेड़ पौधे ना हो, पेड़ पौधे की तो नहीं, पेड़ पौधे नहीं मतलब जीव ना हो, अगर और जीव नहीं होंगे तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि हमारी जाति क्या होती है? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम किसके लिए? खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, और हर चीज के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। और अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतु भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, आवास के लिए, बहुत सारी चीजों में निर्भर होते हैं। तो हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, अब अगर हमारी बात करें, अगर एक अकेले मनुष्य को मरुस्थल में छोड़ दिया जाए तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है? उसको माना कि वहां पे वायु मिल रही है, श्वास आ रहा है, परंतु उसको सारी चीजें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। इसी कारण ये खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल का निर्माण हुआ। और हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है किसके रूप में? सभी जीवों के समुदाय के रूप में जो मिलते हैं, शामिल में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।